हाँ जी, नमस्कार। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा है। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि में क्या होता है? यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य हलंत, व हलंत और र हलंत हो जाता है। यदि ई या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर का क्या अर्थ होता है? ई या बड़ी ई के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो उस अन्य स्वर को असमान स्वर कहेंगे। अगर ई या बड़ी ई आई तो दीर्घ संधि नहीं हो जाएगी क्या? तो ई या बड़ी ई के अलावा कोई अन्य स्वर आएगा तब क्या होगा? तब ई या बड़ी ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अभी तक आपने क्या देखा? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में आपने क्या देखा कि दोनों स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर या वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यण संधि में क्या हो रहा है? यण संधि में आप देख रहे हैं कि एक ही स्वर के स्थान पर कोई व्यंजन आ रहा है। दोनों मिलकर किसी एक का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक के स्थान पर ही कोई अन्य व्यंजन आ रहा है। ऊ या बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर आता है, अर्थात ऊ या बड़े ऊ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा। तीसरा नियम है कि री के बाद में असमान स्वर आता है, अर्थात री नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर आता है तो वहां पर री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अधि प्लस अक्ष। तो अधि में आपने देखा कि धी को मैंने ध हलंत और ई स्वर में विभाजित कर दिया। धी में जो ई की मात्रा थी उसको स्वर के रूप में अलग लिख दिया। प्लस के इधर आप ए देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ई के बाद में ई या बड़ी के अलावा कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा? ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। तो इस ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब आप देखो, ए को हमने एज इट इज यहां लिख दिया। ध हलंत, हलंत का क्या अर्थ होता है? किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगता है तो उसका अर्थ होता है कि वह व्यंजन अपने अर्ध स्वरूप में है। तो ध हलंत मतलब आधा ध यहां पर आ गया। यह में भी हलंत लगा है तो यह हलंत मतलब आधा ये हो गया। लेकिन यह हलंत के बाद में आगे क्या है? यह हलंत के बाद में आगे ए है। तो यह हलंत में जब ए जुड़ेगा तो यह अक्षर का निर्माण होगा या नहीं होगा? पूर्ण ये का निर्माण होगा या नहीं होगा? यह हलंत में ए स्वर जुड़ने पर यहां पर पूर्ण ये का निर्माण हो गया। क्षय यहां पर एज इट इज आ गया और यह अध्यक्ष शब्द का निर्माण हो गया। फिर से देखते हैं। अनु प्लस इक्षा। प्लस के इधर आप ई देख रहे हैं। प्लस के इधर आपने देखा अनु। अनु में नू को मैंने न हलंत और ऊ स्वर में विभाजित कर दिया। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है। ऊ के बाद में ऊ या बड़े ऊ के अलावा अन्य स्वर आए तो वहां पर क्या होता है? ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? इस ऊ के स्थान पर यह वह हलंत हो जाएगा। अब आप देखो, ए को हमने एज इट इज यहां पे लिख दिया। न हलंत मतलब न व्यंजन में हलंत लगेगा तो आधा न बन जाएगा। वह हलंत, अब वह हलंत में ई स्वर जुड़ेगा। इससे पहले के वीडियो में हमने अच्छे से समझा है कैसे स्वर मात्रा के रूप में जुड़ता है। ई स्वर जब वह हलंत में मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो वी की मात्रा लग जाएगी और लास्ट में शा ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ये अन्विक्षा शब्द का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से हम देखते हैं पित्र प्लस आज्ञा। तो पित्र में त्रि में आप देख रहे हैं, त्रि को मैं तय हलंत और री के रूप में विभाजित कर देता हूं। त्रि में जो री की मात्रा है इसको मैंने स्वर के रूप में अलग लिख लिया। री स्वर के बाद में क्या आ रहा है? आ स्वर आ रहा है। री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। इस री के स्थान पर यह र हलंत हो जाएगा। अब देखो आप,
पी हमने यहाँ पर जू का त्यों लिख दिया, री के स्थान पर हो गया रह हलंत, यहाँ पर है तय हलंत। तय हलंत और रह हलंत, सबसे पहले हमने हिंदी में संधि पढ़ने के लिए जिन जिन बेसिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा। वहां पर हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा। वहां पर हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ा था। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से बने हुए होते हैं, जिनमें एक त्रय भी था। त्रय एक संयुक्त व्यंजन है जो तय हलंत और र व्यंजन से मिलकर बना होता है। र को हम र हलंत और ए के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं ना। तो तय किससे बना होता है? तय हलंत या र से बना होता है, या फिर तय हलंत र हलंत या ए स्वर तीनों के मिलने से बना हुआ होता है। तो यहां पर अब आप देखो तय हलंत और र हलंत से किसका निर्माण होगा? तय हलंत और र हलंत से त्रय हलंत का निर्माण हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि त्रय किससे बनता है? तय व्यंजन, र व्यंजन और ए स्वर से बनता है। अगर मैं ए स्वर को हटा दूं तो त्रय के स्थान पर क्या हो जाएगा? त्रय हलंत हो जाएगा। तय हलंत और र हलंत से क्या बनेगा? त्रय हलंत बनेगा। तो यहां पर भी तय हलंत और र हलंत से त्रय हलंत बन जाएगा। यहां पर आपने देखा पी जू का त्यों आ गया, तय हलंत और र हलंत के स्थान पर त्रय हलंत आ गया। आज्ञा क्या है? आज्ञा, आज्ञा में क्या आ रहा? आ रहा है। इस त्रय हलंत में आ स्वर जुड़ेगा तो त्रा की मात्रा के रूप में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? त्रय हलंत में आ स्वर जुड़ते आ की मात्रा के रूप में जुड़ा और ये त्रा बन गया। आगे ज्ञा ऐसे का ऐसा आ गया, तो यहां पर पित्राज्ञा शब्द का निर्माण हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप समझेंगे तो इसे समझ सकते हैं। यहां पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन में आप देख रहे हैं कि त्रय व्यंजन का निर्माण तय हलंत और र से होता है। र को हमने अगर र हलंत और ए में विभाजित करें तो आप देखेंगे कि इस ए को हटा दे तो ये त्रय भी त्रय हलंत रूप में आ जाएगा। तो तय हलंत और र हलंत से त्रय हलंत बन गया। इस त्रय हलंत में ये आ स्वर जुड़ने पर त्रा बन गया और ज्ञा यहां पर ज्यों का त्यों आ गया और पित्राज्ञा शब्द का निर्माण हो गया। बाकी पहले की तीन संधियों से यहां पर थोड़ा सा अलग है। वहां पर दोनों स्वर मिलकर किसी अन्य वर्ण का निर्माण करते थे। यहां पर एक ही स्वर के स्थान पर कोई व्यंजन आ रहा है। ई के स्थान पर यह हलंत आ रहा है, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर वह हलंत आ रहा है और री के स्थान पर र हलंत आ रहा है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे। कुछ एग्जाम्पल साथ में सोल्व करते हैं। अभी प्लस आगत से अभ्यागत शब्द का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अभी में हमने भी को भय हलंत और ई के रूप में विभाजित कर दिया, आगत का आ अलग कर दिया। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब आप देखो कि ए को हमने जू का त्यों लिख दिया। भय हलंत अर्थात ये आधा भय बन गया। यह हलंत में यह आ स्वर जुड़ेगा तो यहां पर यह मात्रा के रूप में जुड़ेगा और या हो गया। गत यहां पर पीछे ऐसे का ऐसा आ गया तो यह अभ्यागत शब्द का निर्माण हो गया। उसके बाद में देखेंगे आप नारी प्लस उत्थान। नारी में हमने क्या किया? री को र हलंत और ई स्वर के रूप में विभाजित कर दिया। आगे उत्थान में ऊ आ रहा है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। अब ये ना जू का त्यों आ गया। र हलंत यहां पर यह के ऊपर लग गया। यह हलंत में ऊ जुड़ेगा तो यू का निर्माण हो जाएगा। लास्ट में यह आ जाएगा, नारी उत्थान शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में फिर से देखें, स्वल्प शब्द का निर्माण हो रहा है। स्वल्प शब्द में आपने देखा कि सु प्लस अल्प से स्वल्प शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है। तो सु को हमने यहां पर क्या किया? स हलंत और ऊ के रूप में विभाजित कर दिया। अल्प में हमने ए को अलग लिख दिया। ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा। तो सबसे पहले स हलंत आया। हलंत का मतलब हमने देखा है कि अर्ध स्वरूप यानी आधा स यहां पर जू का त्यों आ गया। वह हलंत आएगा, ऊ के स्थान पर वह हलंत आएगा। इस वह हलंत में अ स्वर जुड़ने पर पूर्ण वह का निर्माण हो जाएगा, वह अक्षर का निर्माण हो जाएगा। आगे आधा ल और पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा और स्वल्प शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही वध्वागमन शब्द का निर्माण होगा।
पित्तर प्लस आदेश, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पित्तर में आपने देखा कि त्रि में हमने देखा कि तय हलंत और री स्वर को अलग कर लिया। आदेश में हमने देखा आ को अलग कर लिया। नियम क्या कहता है, री के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। इस री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। अब आप देखो कि पी को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। तय हलंत और र हलंत किसका निर्माण करेंगे, तय हलंत और र हलंत त्रय हलंत का निर्माण करेंगे। त्रय हलंत का निर्माण करेंगे, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करेंगे। तो तय हलंत और र हलंत के स्थान पर त्रय हलंत आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने आ कह दिया कि इन दोनों के स्थान पर त्रय हलंत आ गया। पी यहाँ पर ज्यों का त्यों आ गया, त्रय हलंत आ गया, आगे आ गया। अब त्रय हलंत में आ स्वर जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में जुड़ेगा, आ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर त्रा आ गया, देश यहाँ पर एज इट इज आ गया और पित्रादेश शब्द का निर्माण हो गया। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का अभ्यास करना है। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। गति प्लस अनुसार शब्द का शुद्ध संधि युक्त पद होगा। गति प्लस अनुसार, तो गति में हमने क्या किया, ग लिख दिया। ती को हमने क्या किया, तय हलंत और ईश्वर के रूप में विभाजित कर दिया। अनुसार में हमने क्या किया, ए को अलग लिख दिया और नुसार को अलग लिख दिया। ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। ये यण संधि का नियम है। अब आप देखेंगे कि ग यहां पर ऐसे का ऐसा आ गया, तय हलंत यहां पर अर्ध रूप में आ गया। ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। इस यह हलंत में ये एस स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण यह का निर्माण हो गया। नु सार यहां पर एज इट इज आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, गत्य अनुसार शब्द का निर्माण होगा। गत्य अनुसार शब्द नहीं होता है, गत्य अनुसार शब्द होता है। तो यहां पर आपने देखा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्याकरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यण संधि से जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उनमें आपने एक बात नोटिस की होगी। यहां पर हमने देखा है कि यण संधि से जितने भी उदाहरण बनते हैं उनमें आपने देखा कि या तो य के पूर्व अर्धवर्ण आ रहा है या वै के पूर्व अर्धवर्ण आ रहा है। यहां पर देख रहे हैं लास्ट में य या वह व्यंजन बन रहा है। और ज्यादातर में आप देखेंगे कि त्रय भी आएगा। तो अगर कहीं त्रय आ रहा है और वै के पूर्व अर्धवर्ण आ रहा है, य के पूर्व अर्धवर्ण आ रहा है, तो वहां पर आपके यण संधि की संभावना बनती है। इस आधार पर हम यण संधि का नियम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर यण संधि का नियम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यह कब आता है यण संधि में, यण संधि में हमने देखा यह कब आता है, ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तब वहां पर ई के स्थान पर यह आता है। तो इसका मतलब यहां पर यह तय है कि यहां पर एक तरफ तो ई आएगी, उसके बाद में दूसरा असमान स्वर आएगा। तो यहां पर आपने देखा कि एक तरफ ई आनी चाहिए, उसके बाद में असमान स्वर आना चाहिए। तो यहां पर आपके फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गए। अब यहां पर इस नियम के तहत अगर आप इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करेंगे तब आप देखेंगे कि V प्लस आकरण से करके देखो। आप V प्लस अगर आकरण से आपने कर देखा तब आप देखेंगे कि व्याकरण शब्द का निर्माण होता है या नहीं होता है। V में हमने क्या किया, V को हम वह हलंत और ईश्वर इसका अलग कर देते, इधर आ गया और इधर करण लिख दिया। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हलंत हो गया। अब आप देखो वह हलंत यानी आधा वह आ गया, ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा आधा यह, और इस आधे यह में स्वर जुड़ेगा तभी तो यह आएगा। उसके बाद में करण ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तब आपने देखा यहां पर अकरण नहीं होगा, आकरण होगा। आपने यण संधि का नियम अप्लाई करके देखा तब आपने पाया कि यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि अगर हमें नियमों की जानकारी है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है, तो कितना भी मुश्किल एग्जाम्पल आए, कितना भी मुश्किल सवाल आए, हम उसे हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने
यण संधि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।